स्टूडेंट, हमारी शिक्षण नीतियाँ, विधियाँ और युक्तियाँ चल रही थी। उसमें मैंने 6 आपको कंप्लीट करा दी थी नीति। 6 हमारी व्याख्यान नीति, प्रदर्शन नीति, व्याख्यान एवं प्रयोग प्रदर्शन नीति और निरीक्षित अध्ययन नीति, अन्वेषण नीति और प्रायोजना नीति। ये मैंने आपको 6 करा दी थी। आज हमारी 7 कार्य नीति, 7 है दत्त कार्य नीति। तो ये हमारी चल रही थी। उससे पहले हम थोड़ा सा पिछला देखेंगे, जिससे जो लोग नए हैं उनकी समझ में आसानी से आ जाए कि ये नीतियाँ, विधियाँ और युक्तियाँ क्या होती हैं। वैसे तो मैं हर बार समझा देती हूँ, और ये 21 है तो हर बार इसलिए समझा देती हूँ कि जिससे आसानी से समझ आ जाए। जो लोग नए हैं उनकी समझ नहीं आएगा कि ये कौन सा टॉपिक चल रहा है। तो पिछले टॉपिक से इस कनेक्ट करने के लिए मैं थोड़ा सा पिछला भी समझा देती हूँ। तो थोड़ा सा समझाऊंगी कि ये नीतियाँ, विधियाँ और युक्तियाँ क्यों यूज़ की जाती हैं और इनका क्या महत्व है। तो ये जो नीतियाँ और विधियाँ और युक्तियाँ हैं, ये शैक्षिक प्रक्रिया को प्रभावशाली बनाने के लिए एक शिक्षक यूज़ करता है और शैक्षिक प्रक्रिया को नियंत्रित करने के लिए इनका यूज़ होता है। शैक्षिक प्रक्रिया को प्रभावशाली बनाने के लिए और उसे नियंत्रित करने के लिए नीतियों, विधियों और युक्तियों का प्रयोग किया जाता है। ये मैं हमें हर बार बताती हूँ और आज भी मैंने बता दिया है, इसीलिए कि किसी को कोई दिक्कत ना आए। और ये युक्तियाँ, विधियाँ और नीतियाँ हमारे जो शैक्षिक उद्देश्य हैं उनको प्राप्त करने में हमारी सहायता करती हैं। तो ये आप लोग की समझ में आ ही गया होगा कि ये क्यों यूज़ की जाती हैं। और जो शिक्षण नीतियाँ हैं वो भी मैंने आपको पहले भी बताई हैं, एक बार फिर बता देती हूँ कि शिक्षण नीतियाँ कौन कौन सी हैं। तो जैसे अभी हमारी चल रही हैं वैसे भी, तो आप लोग समझ जाएंगे कि, और एक बार फिर से उनके नाम बता देती हूँ। तो जैसे व्याख्यान नीति है, प्रदर्शन नीति है, व्याख्यान एवं प्रयोग प्रदर्शन नीति है, निरीक्षित अध्ययन नीति है, अन्वेषण नीति है, प्रायोजना नीति है, दत्त कार्य नीति है, समस्या समाधान नीति, वार्तालाप नीति, समीक्षा नीति, अनुवर्ग या ट्यूटोरियल नीति, ऐतिहासिक खोज नीति, प्रश्नोत्तर नीति। ऐसे ही बहुत सारी नीतियां हैं, जिनके बारे में हम आगे देखेंगे। तो अभी मैंने थोड़ी सी बताई हैं, आगे बहुत सारी हैं। तो अभी हमारी 7 चल रही है। आप लोग उसी हिसाब से जैसे जैसे आगे हमारे वीडियो अपलोड होते जाएंगे उसमें आप देखते जाएंगे कि कौन कौन सी और नीतियां हैं। अभी बस मैंने एग्जाम्पल दे दिए कि इस तरह से नीतियां होती हैं जिनकी हम सहायता से जो शैक्षिक उद्देश्य हैं उनको प्राप्त करने में हमें सहायता मिलती है। ठीक है, आगे मतलब हम ये कह सकते हैं कि जो शिक्षण नीतियां एक तरह से वो योजनाएं होती हैं जिनमें शिक्षण के उद्देश्यों, छात्रों के व्यवहारों या व्यवहार परिवर्तन, पाठ्य वस्तु, कार्य विश्लेषण, अधिगम, अनुभव और छात्र की पृष्ठभूमि आदि को विशेष महत्व दिया जाता है। समझ में आ ही गया होगा कि क्या है नीतियां। आगे विधियां क्या होती हैं। तो विधियां सब लोग जानते ही होंगे, और सरल अगर हम भाषा में देखें तो विधियां जिस ढंग से शिक्षक छात्र को ज्ञान प्रदान करता है, जो भी ढंग है उसका, उसे कैसे भी किसी भी माध्यम से एक टीचर स्टूडेंट को जो ज्ञान प्रदान करता है या कुछ भी अधिगम कराता है, कुछ स्टूडेंट उसके द्वारा नया सीखता है, तो उसे शिक्षण विधि कहते हैं। जिस ढंग से शिक्षक छात्र को ज्ञान प्रदान कराता है उसे शिक्षण विधि कहते हैं। तो ये भी आपकी समझ में आ ही गई होगी। और जैसा कि मैंने पहले भी बताया है और आज भी बता रही हूँ कि ये जो शिक्षण विधियाँ होती हैं या युक्तियाँ होती हैं, इन्हें सब एक ही मान लेते हैं, तो ऐसा नहीं है, ये दोनों अलग अलग हैं। विधि में युक्ति का यूज हो सकता है, लेकिन युक्ति में विधि का नहीं हो सकता। युक्ति जो है विधि का एक अंग होती है एक तरह से, और एक ही युक्ति बहुत सारी विधियों में यूज की जा सकती है।
तो ये अलग अलग चीज़ें हैं, एक समझने की गलती मत कीजिएगा। और विधियों के नाम, जैसे कि आपने विधियों के नाम सुने होंगे, जैसे मॉन्टेसरी विधि है, किंडरगार्टन विधि है, थेल विधि है, डाल्टन विधि है ना, खोज विधि है, प्रश्नोत्तर विधि है, प्रोजेक्ट विधि है। ये सारी क्या है? विधियां, जिनकी सहायता से एक टीचर छात्र को ज्ञान प्रदान कराता है। ठीक है, तो ये सारी विधियां हैं। मतलब शिक्षण विधियां वह विधियां हैं जिनकी हेल्प से एक टीचर क्लास में शिक्षण का कार्य प्रारंभ करता है और उसे संपन्न करता है। और शिक्षण युक्तियां क्या होती हैं? तो शिक्षण युक्तियां वह होती हैं जो एक आदर्श शिक्षक शिक्षण की नई नई युक्तियों, मतलब नई नई युक्तियों के बारे में सोचता है और उन्हें यूज में लाता है। किस लिए? जिससे छात्र की जो जटिल समस्याएं होती हैं उनका समाधान कर सके और शिक्षण को प्रभावशाली बनाने के लिए शिक्षण संरचना को व्यवहारिक, गत्यात्मक, प्रेरणादायक, सफल और प्रयोजनवादी बनाने के लिए शिक्षण की सफल एवं उचित युक्तियों का प्रयोग करता है। आपको समझ आ गई होगी कि किस तरह से वो अपने शिक्षण को और ज्यादा प्रभावशाली बनाए, मतलब ऐसी तरकीब लगाता है। युक्तियां मतलब तरकीब लगाना। तो वो युक्तियां आपकी समझ में आ गई होगी कि किस तरह से शिक्षण को प्रभावशाली बनाने के लिए वो टीचर यूज करता है। युक्तियों में जो महत्वपूर्ण युक्तियां हैं, जैसे स्पष्टीकरण, व्याख्या, विवरण, वर्णन, प्रश्न कला युक्ति, उत्तर देना, दत्त कार्य, ये सारी क्या है? युक्तियां। गृह कार्य, ठीक है, ये सारी युक्तियां हैं। इसमें भी स्थिरीय शिक्षण युक्तियां होती हैं। वो कौन सी होती हैं? ड्रिल, समीक्षा या पुनर्प्रेक्षण, पुनरावृत्ति, पुनः अभ्यास, ये सारी स्थिरीय शिक्षण युक्तियां होती हैं। और मैंने आपको बताया था विधि और प्रविधि में अंतर, तो ज्यादातर लोग इसे भी एक ही समझ लेते हैं, लेकिन ऐसा नहीं है। विधि वह होती है जिसके द्वारा शिक्षक छात्र को ज्ञान प्रदान कराता है, और प्रविधि में शिक्षक की सारी जो गतिविधियां होती हैं वो निहित होती हैं। तो ये इनका अंतर था। चलिए आज हम देखते हैं नीति, जो कि हमारी 7th चल रही थी। जल्दी जल्दी से देखते हैं। मैंने पहले भी बताया है ये ज़्यादा ज़रूरी नहीं है, इसीलिए मैं इनके बारे में ज़्यादा एक्सप्लेन नहीं कर रही हूँ। जो ज़रूरी है उनके बारे में करती जा रही हूँ। फिर भी अगर समझना चाहे कोई और जानना चाहे इनके बारे में तो आप लोग मुझसे पूछ सकते हैं, तो मैं दोबारा से एक्सप्लेन कर दूँगी। लेकिन इनमें से ज़्यादा क्वेश्चन नहीं आते हैं और इसीलिए मैं इनके बारे में ज़्यादा एक्सप्लेन नहीं कर रही हूँ। चलिए देखते हैं। बस इसलिए ये बताना ज़रूरी है कि आप लोगों को जानना ज़रूरी है कि कौन कौन सी नीतियाँ होती हैं। तो आपको बस जानना ज़रूरी है, इसलिए मैं ये बता रही हूँ। बाकी इतनी ज़रूरी ये नहीं है। चलिए आगे देखते हैं इसमें क्या है। दत्त कार्य नीति। शिक्षण प्रणाली में स्थायी अधिगम व्यवहारों का निर्माण करने में योग देने वाली दत्त कार्य नीति महत्वपूर्ण है। इसका ध्येय छात्रों को अनुशीलन प्रदान करना है। लियोनार्ड डगलस के अनुसार दत्त कार्य छोटे, लंबे, कठिन, सरल, सामान्य, भिन्न आदि हो सकते हैं। इसका संबंध पाठ, इकाई आदि से विद्यालय में पूरे वर्ष रहता है। शिक्षण में सैद्धांतिक, प्रदर्शन तथा प्रायोगिक तीनों ही पहलू दत्त कार्य विधि द्वारा छात्रों को स्पष्ट किए जा सकते हैं। इसमें पाठ्य वस्तु के छोटे छोटे दत्त कार्य विभाजित कर उन्हें छात्रों को निर्धारित समय में करने के लिए दिया जाता है। छात्र आवश्यकता अनुसार पुस्तकालयों तथा प्रयोगशालाओं में कार्य करते हैं। शिक्षक समय समय पर निरीक्षण करता है और उनकी कठिनाइयों का निराकरण भी करता जाता है। छात्र अपने द्वारा पूरे किए गए दत्त कार्य का पूर्ण आलेख रखता है। विशेषताएं, इसकी क्या विशेषता हैं देखते हैं। प्रत्येक छात्र अपनी सामर्थ्य के अनुकूल कार्य करता है। शिक्षक को पर्याप्त मार्गदर्शन करना पड़ता है। छात्रों को स्वयं कार्य करने की आदत पड़ती है। छात्र अपने उत्तरदायित्वों को पूरा करने की आदत विकसित करते हैं। इस विधि में विषय वस्तु के सभी पहलुओं का समावेश रहता है। व्यवहारिक कार्य पर अधिक बल दिया जाता है। इसके दोष
वो भी देख लेते हैं। शिक्षक पर छात्रों के कार्य निर्देशन का उत्तरदायित्व बढ़ जाता है, अधिक समय लगता है। अच्छी प्रयोगशाला एवं अच्छे पुस्तकालय के अभाव में यह विधि उपयोगी नहीं है। ये इसके दोष हैं और इसके बारे में सुझाव। दत्त कार्य देते समय ध्यान रखिए कि प्रत्येक दिन दत्त कार्य ना दिया जाए। दत्त कार्य का संबंध पाठ से अवश्य हो, छात्रों की योग्यता एवं आयु के अनुसार हो, उचित मार्गदर्शन देने की व्यवस्था हो। दत्त कार्य स्पष्ट एवं सौद्देश्य हो, सार्थक हो, छात्र कार्य करने के लिए प्रेरित हो। तो ये हमारी दत्त कार्य नीति थी, ये आपने देख ली है। समझाने जैसा मुझे नहीं लग रहा कुछ है, फिर भी ना समझ आए पूछिएगा, कोई दिक्कत नहीं। आगे एक और देख लेते हैं जल्दी जल्दी, ये भी ज़्यादा बड़ी नहीं है इसीलिए इसे हम देख लेते हैं। समस्या समाधान नीति। प्रॉब्लम सॉल्विंग इन टीचिंग रेफर्स टू द टास्क ऑफ मेकिंग डिसीजन और डूइंग थिंग्स दैट लर्नर वांट्स टू मेक और टू डू, the nature of which he is able to understand but for which at the time he has no solution। समस्या समाधान विधि का जन्म प्रयोजनवाद के फलस्वरूप हुआ। इसमें छात्र अपने पाठ से संबंधित समस्याएं छात्रों के सम्मुख प्रस्तुत करता है और छात्र अपनी रुचि एवं क्षमता के अनुसार उनके समाधान में लग जाता है। इस विधि में समस्या छात्रों के समक्ष स्पष्ट शब्दों में रखी जानी चाहिए तथा उनके अधिगम अनुभवों पर आधारित होने चाहिए। शिक्षक की सहायता से छात्र समस्याओं का संश्लेषण अथवा विश्लेषण करते हैं और समाधान तक पहुंचने का प्रयत्न करते हैं। इस विधि के निम्नांकित सोपान हैं: समस्या का चयन, समस्या का प्रस्तुतिकरण, तथ्यों का एकत्रीकरण, परिकल्पना का निर्माण, समाधानात्मक निष्कर्ष पर पहुंचना, मूल्यांकन, कार्य का आलेखन। इस विधि की जो विशेषताएं हैं, समस्या समाधान विधि की विशेषताएं, उन्हें देख लेते हैं। छात्र समस्याओं का स्वतः हल करना सीखते हैं, उनमें निरीक्षण एवं तर्क शक्ति का विकास होता है, वे सामान्यीकरण करने में समर्थ होते हैं, वे आंकड़ों के एकीकरण, मूल्यांकन एवं निष्कर्ष निकालने की प्रक्रिया से परिचित होते हैं, नवीन संदर्भ में पुराने तथ्यों का प्रयोग करना सीखते हैं, मिलजुल कर कार्य करने की भावना जागृत होती है। यह प्रेरणात्मक विधि है। यह लर्निंग बाय डूइंग पर आधारित है। ये इसकी विशेषताएं हैं। आगे इसके दोष हैं जो वो देख लेते हैं। समय एवं शक्ति का अपव्यय होता है। इस विधि में निष्कर्ष के गलत होने का भी भ्रम बना रह सकता है। इस विधि के प्रयोग के लिए योग्य शिक्षकों की आवश्यकता होती है। यह विधि छोटी कक्षाओं में उपयोगी नहीं है। किसी विषय विशेष के शिक्षण के लिए किस विधि का चयन किया जाए तथा शिक्षण के कौन से उपागम अधिक उपयोगी रहेंगे, इस विषय पर अगले अध्याय में प्रकाश डाला जाएगा। ये इसमें दी हुई है, लेकिन ये इसके दोष हैं, इसके सुझाव नहीं दिए हुए हैं। बस ये विधि यहीं तक है। आज हमारी ये 2 विधि कंप्लीट हो गई हैं, तो हमारी 8th तक कंप्लीट हो गई है। कल हम 9 देखेंगे, वार्तालाप विधि, वार्तालाप नीति। कल हम इसके बारे में देखेंगे। आप लोग इसे देख लीजिए, इसमें कुछ समझाने जैसा है नहीं, ज़्यादातर इनके बारे में सब जानते ही होते हैं। बस ये कि और अच्छे से जान जाएं, इसलिए मैं बस करा दे रही हूँ। जो ज़रूरी है वो मैं आगे अच्छी तरह कराऊंगी, एक्सप्लेन भी करूँगी। फिर भी नहीं समझ आए तो आप लोग पूछ लीजिएगा। और जो लोग नए हैं चैनल पे, पहली बार आए हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, लाइक शेयर कमेंट करते रहिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।